हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है परिपत्र यानी सर्कुलर। परिपत्र आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में या फिर आप स्कूल में जब पढ़ते हो, आपके विद्यालय में टीचर्स के सामने आयमा लेके आती हैं और वो कहती हैं कि भाई इस पे साइन करना है क्योंकि परिपत्र आया है, आपको क्या करना है। तो वो जो सर्कुलर आता है जो हमारे स्कूल में सबके लिए निर्धारित किया जाता है, कभी बच्चों के लिए तो कभी टीचर्स के लिए, उसे हम परिपत्र कहते हैं। तो ये अभिव्यक्ति माध्यम का ही एक पार्ट है। तो इसके बारे में हम जानकारी एक बताते हैं कि क्या है और क्या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे कि आपको पता चल सके कि परिपत्र आखिर होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ विभाग को देता है। जैसा मैंने जस्ट आपको बताया कि कोई विभाग, कभी कभी जैसे आपका स्कूल के प्रिंसिपल आपके टीचर्स के लिए एक परिपत्र निर्धारित करती हैं, या कभी कभी आपके लिए भी एक परिपत्र निर्धारित किया जाता है कि सभी बच्चों को सूचित किया जाता है ना, जो सूचना जो प्रसारित की जाती है वो। और कभी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, तो कभी संस्था से विद्यालय में आता है, अलग अलग तरीके से आते हैं परिपत्र। परिपत्र विभाग के निर्देश और अनुदेशन से संबंधित होता है कि क्या निर्देश दिया गया है और क्या अनुदेशन, क्या उन्होंने निर्देश दिया है और किस चीज़ का पालन करना है। परिपत्र के साथ सदा प्रश्ननिधि, तो प्रश्ननिधि जो होती है उसके साथ एक अटैच होती है, इस प्रकार जिस पर सभी संबंधित कर्मचारियों की सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर कराकर रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। यह लगभग ज्ञापन जैसा ही होता है। तो ये क्यों होता है, आप देखते हो कि आपकी टीचर्स उस पर साइन करती हैं, करते नहीं करते, तो वही आपकी टीचर्स वगैरह साइन करती है। या फिर अगर आपके पेरेंट्स या आप किसी ऑफिस में गए तो वहाँ पे भी देखते होंगे। तो ये उसके साथ एक प्रश्ननिधि मतलब एक अटैच आपका एक पेपर होता है जिसमें सबका नाम होता है, जिन जिनको हम वो मैसेज देना चाहते हैं, निर्देश देना चाहते हैं, उनका नाम होता है, हाँ भाई मैंने ये निर्देश देख लिया है, और उस पर वो साइन कर देता है। तो उसे हम कहते हैं परिपत्र। और उसके साथ अटैच वाले जो पेज होता है उसे हम कहते हैं प्रश्ननिधि। अब परिपत्र विभाग के आंतरिक व व्यापक जानकारी के लिए विवृत कराया जाता है। तो परिपत्र विभाग को आंतरिक मतलब क्या हमें बताना है, और व्यापक जानकारी है विस्तार रूप से जानकारी देने के लिए भी उसको हम निर्धारित करते हैं, उसको भेजते हैं सबके सामने, वितरित किया जाता है। नीचे बाईं तरफ हस्ताक्षर व पद नाम होता है। तो बाईं तरफ हस्ताक्षर क्या, यह ध्यान रखना किस तरफ हस्ताक्षर होता है, बाईं तरफ, और पद नाम होता है जिस नाम से वो परिपत्र लिखा जा रहा है। यदि संकलन हुआ तो इसका भी उल्लेख होता है। परिपत्र उस समय जारी किया जाता है जब कोई एक जैसा सूचना बहुत सारे अधिकारियों व्यक्तियों को देना अभिप्रेत होता है तो होती है। तो जब आपको लगता है कि भाई प्रिंसिपल आपके सारे टीचर्स को वो सारी बातें बताना चाहती है या कोई जानकारी देना चाहती है, या फिर कहीं बाहर से अधिकारियों को कुछ सूचित करना चाहती है बाहर की चीज़ों को, तब वो भेजा जाता है बहुत सारे अधिकारियों के लिए। परिपत्र संख्या रहती है, और परिपत्र जब लिखा जाता है तो उसका एक अपनी संख्या होती है कि भाई नंबर कौन से नंबर का परिपत्र भेजा जा रहा है। लेकिन विभागीय होने के नाते संदर्भ व संबोधन कभी कभी समस्त अधीनस्थ कार्यालय या समस्त कर्मचारियों जैसे संबोधित होता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई थोड़े बहुत मेंबरों को दिया जाता है, कभी होता है कि सारे कर्मचारियों के लिए लागू किया जा रहा है। अधोलेख या आपका या भवदीय नहीं होता है, तो इसी कारण उसमें आपका या भवदीय नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कभी कभी समस्त लोगों को वो सूचित करने के लिए। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सबसे ऊपर में विभाग होता है, फिर मंत्रालय कहाँ से आया है, फिर कार्यालय का नाम होता है, किस विभाग का है, मंत्रालय, देन कार्यालय का नाम। बाईं तरफ पत्रांक होता है, कौन सा ये परिपत्र जो है वो कौन से अंक है, कौन सा नंबर का है। परिपत्र के ठीक सामने बाईं तरफ दिनांक होती है, तो दाईं तरफ आपका जो नहीं पत्रांक होगा तो बाईं तरफ आपकी दिनांक लिखी जाती है, ठीक है।
परिपत्र में दिनांक की पंक्ति के ठीक नीचे बीच में परिपत्र शब्द लिखा जाता है। तो किस चीज़ के लिए लिखा जाता है? ठीक बीच में लिखा जाता है। इसके नीचे बाईं ओर विषय होता है, तो इसी के नीचे सब्जेक्ट डाल दिया जाता है बाईं ओर। कभी कभी विषय के ऊपर बाईं ओर संबोधन या अधीनस्थ समस्त कार्यालय व समस्त कर्मचारियों आदि भी लिखा जाता है, कभी कभी उसको भी ऐड कर देते हैं। जब परिपत्र का मुख्य आलेख कम से कम 2 अनुच्छेदों में लिखा जाता है, अब उसके बाद 2 अनुच्छेद के रूप में क्या निर्देश दिया जा रहा है उसके रूप में वो लिखा जाता है। नीचे दाईं तरफ परिपत्र जारी करने वाले का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम लिखा है, किसने ये जारी करा है उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। परिपत्र में धन्यवाद आपका भवदीय नहीं लिखा जाता है, पत्र की तरह से वो नहीं लिखा जाता है, इसका ध्यान रखना। और अब हम इसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। ये तो हो गया मुख्य जानकारी, ध्यान रखने वाली जानकारी, आप अपने नोट में भी इसको लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये देखिए, एक परिपत्र है जो कि अखिल भारतीय साहित्य संस्कृति संस्था से महानिर्देशालय से आया है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमारी परिपत्र संख्या लिखी गई है, यहाँ डेट और नई दिल्ली कहाँ से आया वो लिखा गया है, प्रारूप है और बीच में परिपत्र। अब विषय क्या है? मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा, उस विषय को लेकर ये इन्होंने जारी किया है। तो महानिदेश ने उपयुक्त विषय पर दिनांक 23 नवंबर 2004 में एक समसंख्य परिपत्र जारी किया था। उपयुक्त परिपत्र द्वारा मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय की सीमा 2000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। अखिल भारतीय सांस्कृतिक साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड द्वारा यह सीमा पर पुनर्विचार किया गया और तदनुसार उपयुक्त परिपत्र के आशंकित संशोधन करते हुए एक निर्णय लिया गया है कि मुंबई क्षेत्र कार्यालय के लिए यह सीमा 6000 रुपये प्रति माह होगी। उपयुक्त परिपत्र के अन्य प्रावधान पूर्ववत रहेंगे। यह निर्णय तत्काल प्रभाव में लागू होंगे। तो जो उन्हें मैसेज देना था, जितनी सूचना देनी थी वो उसमें डाल दी गई है। अब लास्ट में उन्होंने अपना नाम गुफरान अहमद लिखा है। इस तरीके से आपका ये परिपत्र की, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा प्रारूप किस तरह से लिखना है। तो क्वेश्चंस आते हैं, प्रारूप वैसे परिपत्र का अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे लिखा जाता है, किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस तरफ दिनांक होता है, किस तरफ क्रम संख्या होती है, विषय कहाँ होता है, ये सब जानकारी आप रखना। अब आप यहाँ देख सकते हो परिपत्र सूचना नमूना एक दे रखा है, एक सैंपल दे रखा है, आप देख सकते हो। सामान्य प्रशासन विभाग का दे रखा है, शासन मध्य प्रदेश शासन भोपाल, क्रम संख्या लिखी जाएगी, दिनांक लिखा जाएगा, प्रति किसके लिए लिखा है, समस्त सदस्यों के लिए, कहाँ लिखा जा रहा है, विषय डाल दिया है, लोकसभा चुनाव 2019 में निर्वाचन ड्यूटी, किस किस को वो ड्यूटी दी जा रही है। महोदय, यह निर्देश दिया जाता है कि लोकसभा चुनाव 2019 में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा और आचार संहिता का पालन अनिवार्य है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर साइड में हस्ताक्षर और उसका नाम होगा, ठीक। तो अब इससे एक अटैच होगा, देखिए मुख्य सचिव द्वारा ही दिया गया, इससे अटैच एक पेपर होगा जिसमें कि सारे नाम लिखे जाएंगे, सारी संस्था को भेजे जाएंगे। जो जैसे मान लीजिए अगर ये मुख्यालय से आया, प्रधानाचार्य के पास आया, प्रधानाचार्य ये मैसेज सबको देगी, तो वो उसके साथ उनके नाम सहित उसको भेजा जाएगा जिससे कि लोग पढ़कर उस पर साइन कर सकें। अब परिपत्र का महत्व क्या है? महत्व है समान सूचनाओं से संप्रेषण का सफलतम माध्यम है। देखो सबसे महत्व क्या है कि संप्रेषण, एक दूसरे से मिलने का, सूचनाओं को फटाफट से मिलने का एक सरलतम माध्यम है ये। सूचनाओं की एक रूपता व सुनिश्चितीकरण होता है, क्योंकि एक प्रूफ होता है, सुनिश्चित करना ये प्रूफ है। क्यों? क्योंकि पेपर पे लिखा गया है, बाकायदा साइन किए गए हैं, तो वो एक प्रमाण बन जाता है। त्रुटिहीन सूचनाओं में संप्रेषण हेतु सटीक माध्यम है और श्रम समय व्यय के त्रिगुण से संपन्न होता है। तो श्रम, मेहनत से बच जाते हैं, समय भी बचता है और व्यय यानी खर्च भी उसमें बच जाता है। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं
कि परिपत्र के महत्व क्या है, तो ये पॉइंट्स होते हैं। अब विशेषता क्या है परिपत्र की? सदैव सरकारी प्रयोजन से ही विनियमित होते हैं, कि ये सरकार से रिलेटेड ही होते हैं। इनकी विशेषता ये है, सदैव विशिष्ट से कनिष्ठ की ओर होते हैं, को लिखे जाते हैं, मतलब बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी के लिए लिखे जाते हैं। सदैव मुख्यालय से ही प्रेरित होते हैं, और मुख्यालय मतलब मेन प्रेषित होते हैं, प्रेरित नहीं प्रेषित होते हैं ना, तो वो मुख्यालय द्वारा ही इसको भेजा जाता है। अब है अनुस्मारक। अनुस्मारक होता है रिमाइंडर, दोबारा से रिमाइंड करवाना, भाई अभी तक कार्य नहीं हुआ है, इसके लिए रिमाइंडर एक भेजा जाता है। परिपत्र अगर कार्य कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो एक रिमाइंडर जिसे कहते हैं अनुस्मारण। स्मारक होता है याद करना, दोबारा से याद करवाने के लिए। तो अनुस्मारक के पूर्व में लिखे गए किसी पत्र का अनुपालन न होने पर, जैसे हमने एक मैसेज पत्र भेजा है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा, उसका निर्णय ठीक प्रकार से नहीं आया है, तो हम अनुस्मारक भेजते हैं। इस पत्र को प्राप्त करने वाले को किया जाना आवश्यक है। तो ये जो है ये परिपत्र उनको जिसको भेजा गया उसको भेजा जाता है कि दोबारा से कि इस पर आपने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, उन्हें याद दिलाने के लिए। अब इसकी विशेषता क्या है? अनुस्मारक की जो है इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रारूप प्राय सामान्य शासकीय पत्रों के ही भांति होता है। जैसे हमने सामान्यतः शासकीय यानी शासन के द्वारा भेजे हुए पत्र होते हैं, वैसा ही उसको भेजा जाता है। और इन पत्रों में पत्र का वही रूप होता है जो पूर्व में प्रथम पत्र के में प्रयोग किया हुआ होता है, तो सेम वैसे ही उसका रूप होता है। और इसकी जो विषय सामग्री प्रथम पत्र की तुलना में संक्षिप्त होती है। और लेकिन क्या करते हैं उसमें तो विस्तार रूप से पूरी चर्चा की जाती है सब चीज़ों की, टॉपिक की, जो हमारा परिपत्र भेजा गया है। पर अनुस्मारक की क्या होती है कि उसे थोड़ा संक्षिप्त रूप में याद कराने के लिए दोबारा भेज दिया जाता है, क्योंकि इसका मूल जो उद्देश्य मात्र विषयगत या ध्यान आकर्षक होता है, क्योंकि हमें ध्यान आकर्षण करना है कि इस पत्र पे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो आप इस पे जो भी हमने निर्णय लिया था उस पर दोबारा से कार्यवाही करके रिपोर्ट भेजें। तो प्रथम पत्र के संदर्भ में उल्लेख कर पूर्ण की जाती है, तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण किया जाता है। देखिए अनुस्मारक का एक नमूना है, यहाँ पर एक नमूना यानी एक सैंपल है, आप देख सकते हैं कैसे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्रम संख्या जो हमारी निर्धारित की थी वो, फिर दिनांक साइड में डाला गया है। प्रतिलिपि जो है किसकी जो विषय था उसके बारे में लिखा गया है, किसकी प्रति भेजा जा रहा है वो लिखा जाता है यहाँ पर। और इसके बाद विषय कर संबंधी और किस विषय से संबंधित है वो विषय लिखा जाता है। फिर सेम वही प्रतिलिपि होने के कारण बस संक्षिप्त रूप दे दिया जाता है, महोदय करके भवदीय, फिर हस्ताक्षर, फिर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल। तो छोटी सी लिपि इसमें भेज दी जाती है जिससे कि जो परिपत्र भेजा गया था उस पे दोबारा से कार्यवाही संपूर्ण करके उनके पास भेजा जाए। अब सर्कुलर जो है वो अधिसूचना नोटिफिकेशन में क्या अंतर होता है? तो परिपत्र जो होता है उच्च कर्मचारियों से अधीनस्थ से सभी कार्यालयों व कर्मचारियों के लिए सूचना व आदेशों की जानकारी पहुंचाता है, और जानकारियों से अवगत होने के हस्ताक्षर भी इसमें लिए जाते हैं परिपत्र में। परिपत्र एक से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए होते हैं और परिपत्र आम जनता के लिए नहीं होते, ये ध्यान रखना, ये हमेशा औपचारिक होते हैं, आम जनता के लिए नहीं होते हैं। अब है परिपत्र और अधिसूचक सूचना में अंतर। तो परिपत्र आपने देखा कि उसकी क्या विशेषता, अब अधिसूचना हम देखते हैं। अधिसूचना में क्या होता है कि शासनादेश होता है, ये शासन द्वारा गजट में घोषित की जाती है। ये एक या एक से अधिक लोग या सरकारी कर्मचारी या आम जनताओं के लिए हो सकती है। अधिसूचना जो होती है वो आम जनता ये ध्यान रखना कि अधिसूचना सूचित करना, सूचना देना, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये शासनादेश होता है, शासन का आदेश होता है, सरकार का आदेश होता है, ये शासन द्वारा गजट में घोषित होता है। और ये एक या एक से अधिक लोगों मतलब हम लोगों के पास भी पहुंचा सकते हैं, जबकि परिपत्र खाली कर्मचारियों या सरकारी लोगों के पास ही पहुंचाया जाता है। सरकारी कर्मचारियों या
आम जनता, ये सबके लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली एक ही के लिए हो। परिपत्र और अधिसूचना में वही अंतर है जो जानकारी देने और घोषित करने में होती है। जानकारी देने मतलब सरकार ने एक जानकारी आपके विद्यालय में जैसे भेजी, तो वो तो हो गया परिपत्र। अब सरकार ने एक जानकारी दे दी, सारे लोगों को जानकारी दी है भाई कोरोना की वजह से अब स्कूल बंद होंगे, तो वो आपके स्कूल में भी गई है, आपके किसके लिए गए, आपके लिए जैसे लोगों के लिए भी वो चीज़ भेजी गई है। तो ये अधिसूचना जो होती है उसी के अनुसार ही होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अधिसूचना में अंतर पता चल गया होगा और परिपत्र क्या है, अनुस्मारक क्या है, ये सब पता चल गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और क्वेश्चन होंगे तो अभी ये इसमें जानकारी दी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।